नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और यह जो है दोस्तों पहला कदम है, ठीक है, यह याद रखिएगा। और यह बिना आपके सहयोग के संभव नहीं हो सका था, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद करना भी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस क्रम में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, आप लोगों को कभी डांटा भी, कभी प्यार से समझाया भी, बहुत सारी मेहनतें की, तब जा कर के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। लेकिन अभी रुकना नहीं है दोस्तों, अभी लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक इस चैनल को ले जाना है। ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ इसको करोड़ों लोगों तक पहुँचाना है ताकि सभी लाभान्वित हो सकें, आप लाभान्वित हो सकें, आपके मित्र लाभान्वित हो सके। और जितने भी लोग चैनलों की भूल भुलैया में आकर के फंस जाते हैं, जिनके पास भी साधन नहीं होते हैं और उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है, जो तैयारी करने की शुरुआत करते हैं और हर कदम पर उनको ये नहीं पता होता कि आगे क्या करूं, तो वैसे सभी लोगों का जवाब ये चैनल है और इसलिए ये चैनल करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, और इसके अलावा 4000 वॉच आवर्स जो होते हैं वो भी पूरे करने हैं। तो वीडियोज़ को पूरा देखा करिए। और लास्ट में बस इतना कहूँगा, भाषण के लास्ट में, वीडियो का लास्ट, अब वीडियो की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो लास्ट में बस इतना कहूँगा कि अभी तो बस आई है मौजों में रवानी, सागर में उठने कई तूफान अभी बाकी हैं, अभी तो लगाए हैं हमने हौसले के पंख, पाने को सारा आसमान अभी बाकी है, अभी तो चली है मैंने पहली ही चाल, बाजी पर खेलने को मेरी जान अभी बाकी है, अभी जीवन समर का बस हुआ है शंखनाद, तरकस में उम्मीदों के कई बान अभी बाकी हैं। हालांकि ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, इसके बहुत सारे लाइंस हैं, लेकिन कुछ लाइंस मैंने यहाँ पर बोली है। जो भी है, यह आज के अचीवमेंट के लिए बिल्कुल सही शब्द है कि भैया ये पहला कदम है, आगे हमें बहुत जाना है, बहुत मेहनत करनी है, सफल होकर के दिखाना है। केवल वीडियो बनाने से और आपके देखने से नहीं होगा, आपको मेहनत भी करनी होगी, सफल होकर भी दिखाना होगा। मुझे भी सफल होना होगा क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, तब जा कर के यह सपना पूरा होगा, है ना। जब हमारा रिजल्ट आएगा, जब हम लोग ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे, अधिकारी बनेंगे, समाज की, देश की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, तब जा कर के ये सपना पूरा होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। आज का जो हमारा विषय है वह है उपराष्ट्रपति का पद। इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे पहले के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका हम लोगों ने संविधान सभा के गठन से शुरुआत की थी और उसके बाद जो है आपका नागरिकता के बारे में पढ़ा हम लोगों ने संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े, फिर नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद मौलिक कर्तव्य को पढ़ा और फिर राष्ट्रपति को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के बारे में, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद वगैरह के बारे में देखेंगे और जल्द ही राज्य व्यवस्था को समाप्त करने की मैं कोशिश करूंगा। तो यदि उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो यह जो होता है कोई खास पद नहीं होता है, इसकी कोई खास शक्तियां भी संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं है। अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद जो होता है मात्र दिखावटी होता है, ठीक है, और इसीलिए इनको जो है हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी कहा गया है, क्योंकि इनके पास कुछ खास शक्तियां होती नहीं है। जो भी शक्ति होती है इनके पास वह आपका राज्यसभा के सभापति के रूप में होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पास अपनी कोई खास शक्तियां होती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे। ये बात है कि संवैधानिक रूप से देखा जाए तो आधिकारिक रूप से जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वह राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है आधिकारिक रूप से, ठीक है।
सख्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो जो उपराष्ट्रपति पद लिया गया है वह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का पद होता है, हालांकि वहाँ का जो उपराष्ट्रपति होता है वह भारतीय उपराष्ट्रपति की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, उसके पास अधिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में और उनके नियुक्ति के बारे में, निर्वाचन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि दूसरा सर्वोच्च पद होता है संविधान के अनुसार और अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्ज पर यह लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन के बारे में। तो इनका भी जो निर्वाचन होता है वह परोक्ष रूप से ही होता है। जैसा राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप से हम लोग होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति पद का भी निर्वाचन जो होता है वह परोक्ष रूप से होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है तो निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति पद के लिए भी हम लोगों ने निर्वाचन मंडल देखा था, ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन शामिल थे। उसमें आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल थे, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं थे, निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल में हम लोग देख लें तो आपका विधानसभा के सदस्य शामिल होते थे, वो भी मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते थे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते थे। तो यह राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता था। इसमें हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति में तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है, सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति की से भिन्नता क्या है। यहाँ पर राष्ट्रपति से भिन्न यही है कि इसमें जो है विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मतलब विधानसभा के भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति में क्या होता था कि संसद के जो सदस्य भाग लेते थे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य भाग लेते थे, वो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। तो ये अंतर है, बेसिक अंतर, ठीक है। तो ये आपका 66 अनुच्छेद 66(1) में दिया हुआ है और जो मैंने बताया निर्वाचक मंडल के बारे में वही है यहाँ पर भी। अब देख लेते हैं निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति जो है वह सेम ही है। राष्ट्रपति के चुनाव में जिस प्रकार से होता था कि गुप्त मतदान होता था, आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती थी, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं राष्ट्रपति वाले वीडियो में, तो राष्ट्रपति वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, और पुराना जितना भी वीडियो है सब देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आपको सारे वीडियोज का, पुराने जितने भी वीडियोज हैं सबके लिंक मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो है आप YouTube पर अध्ययन इंफोटेनमेंट टाइप कीजिए, आप चले जाइए मेरे चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके और आप देख लीजिए, राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट है, उसमें आपके सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एग्जाम्पल सहित आपको विश्लेषण किया था, ठीक है। तो इसमें भी आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो मैंने राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम में बताया था उदाहरण सहित, तो वो यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा निर्वाचन में कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो पहला तो आपका गुप्त मतदान होता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और तीसरा हो गया एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और चुनाव कैसे होता है? परोक्ष रूप से होता है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं नामांकन के बारे में। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि 50 सदस्यों के द्वारा आपका प्रस्तावित होना चाहिए और 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 20 सदस्यों के द्वारा आपका अनुमोदित होना चाहिए। ये 20 सदस्य जो है वो कम से कम है, ज़्यादा सदस्य से भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और 20 सदस्यों के द्वारा आपका अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर सेम है कि जो आपका जमानत राशि थी वह राष्ट्रपति में भी आपका 15,000 रुपये थी और यहाँ पर भी जमानत राशि जो होगी वह 15,000 रुपये ही होगी, जिसको उम्मीदवार जो है वह RBI में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराएगा, ठीक है। और यहां पर भी सेम है, यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा? जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक। यही राष्ट्रपति चुनाव में भी होता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अर्हताओं के बारे में, ठीक है। तो अर्हताओं में आपका 2-3 चीज कॉमन है।
आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, यह तो कॉमन है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी राष्ट्रपति के साथ कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए, यह तो हर एक जो संवैधानिक पद है उसमें यह लागू होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका लाभ के पद पर न हो, यह भी राष्ट्रपति चुनाव में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहाँ? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कोई स्थानीय प्राधिकरण या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि लाभ के पद में आपका राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद और केंद्र या फिर राज्य सरकार में कोई मंत्री का जो पद होता है वह लाभ के पद में नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो वही यहां पर भी लागू होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं शर्तों के बारे में। और ये लाभ के पद का जिक्र जो किया गया है वह अनुच्छेद 64 में किया गया है, ठीक है। और अर्हताओं का जिक्र जो है, योग्यताओं का जिक्र, वो आपका 66(3) में किया गया है, यह याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो 66(2) में जो है वो शर्तों के बारे में दिया गया है कि यह जो होना चाहिए आपका जो उपराष्ट्रपति होना चाहिए उसकी एक विशेष अर्हता ये है कि आपका राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अंतर है, राष्ट्रपति में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होना चाहिए वह लोकसभा का सदस्य होने की अर्हता रखने वाला होना चाहिए। यहाँ पर है राज्यसभा की सदस्यता होने लायक इसकी अर्हता, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। यहाँ पर राज्यसभा है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल का यह सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि सदस्य है और फिर भी चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है तो जिस दिन से यह पद धारण करता है उस दिन से यह माना जाता है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह गया, उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आपका विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उनमें से किसी की भी सदस्यता इसके पास नहीं रह जाएगी जब यह उपराष्ट्रपति के पद पर चुन लिए जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति के सामने ये शपथ लेंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा चुने हुए किसी व्यक्ति के सामने ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, ठीक है। पहला शपथ ये होगा कि संविधान, भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, ठीक है। और दूसरा शपथ मुख्य ये होगा कि अपने पद के जो कार्य होंगे उनका श्रद्धा पूर्वक जो है निर्वहन करूंगा, ठीक है। तो यह दो आपके मुख्य शपथ में हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं चुनाव विवाद। तो यह आपका राष्ट्रपति के ही समान है। राष्ट्रपति में भी हम लोगों ने देखा था कि चुनाव के निर्वाचन के संबंधित जो भी विवाद होते थे वह सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता था और सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय जो होता था वह अंतिम होता था, ठीक है। लेकिन और वहां पर हमने देखा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि निर्वाचन जो था वह मतलब कि गलत तरीके से हुआ था, निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे या फिर उपराष्ट्रपति को अयोग्य घोषित कर दे, तब क्या होगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्होंने जो भी कार्य किए हैं वह सारे वैध होंगे, अवैध नहीं होंगे। सारे जो कार्य होंगे वो प्रभावी होंगे। यही हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा था, यही सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग तो पदावधि के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 साल की अवधि तक यह 5 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका अनुच्छेद 67 में दिया हुआ है कि इनका कार्यकाल जो होगा वह 5 साल का होगा, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के बारे में कि वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो इनको हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, जो कि हम लोगों ने डिटेल में महाभियोग की प्रक्रिया भी पढ़ी थी। यहाँ पर है कि महाभियोग की जरूरत नहीं है, औपचारिक महाभियोग की इसमें जरूरत नहीं होती है और प्रक्रिया अलग होती है। यहाँ पर क्या होता है कि 14 दिन पहले यहाँ पर भी इंटीमेशन देना है, राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले इंटीमेशन देना था, सूचना देनी थी, ठीक है। और यहाँ पर भी 14 दिन पूर्व जो है आपका प्रस्ताव लाने से, संकल्प लाने से
14 दिन पूर्व जो है आपका उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि हाँ भैया आपके खिलाफ जो है हम लोग संकल्प ला रहे हैं। और संकल्प कहाँ लाया जाएगा? केवल और केवल जो संकल्प लाया जाएगा वह राज्यसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इसलिए संकल्प जो है वह हमेशा राज्यसभा में ही पहले लाया जाएगा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से उसको पारित किया जाएगा। ठीक है, मतलब 50% + 1 यह पूर्ण बहुमत होता है, तो पूर्ण बहुमत से इसको पारित किया जाएगा और उसके बाद फिर पारित करके लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा यदि साधारण बहुमत से भी इसको पारित कर देती है प्रस्ताव को या संकल्प को, तो उपराष्ट्रपति जो है उस दिन से हटे हुए मान लिए जाएंगे, मतलब कि उस दिन से उनका पद पर नहीं रहना होगा। ठीक है, तो ये है आपका इनको हटाने की प्रक्रिया। आगे देख लेते हैं। तो संविधान में जो है आपका उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार नहीं दिया हुआ है। जैसा राष्ट्रपति को हटाने के लिए आधार था, वैसा यहाँ पर कोई भी संविधान में आधार नहीं दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पदावधि के बाद भी जो है मतलब कि यदि हटाया नहीं जाता है और पूरा कार्यकाल वो पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद भी जब तक नया उपराष्ट्रपति चुन करके नहीं आता है तब तक जो पुराने उपराष्ट्रपति हैं वह अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, वैसे प्रावधान यही है कि भैया मतलब कि उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है आपका चुनाव करा लेना है। ठीक है, तो जनरली ऐसा ही होता है कि पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि चुनाव किसी कारण से नहीं हो पाए तो मैं कह रहा हूं कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जो है वो अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति जो है वह पद पर आसीन नहीं होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है यहाँ पर कि पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में भी हम लोगों ने देखा था कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है और उसमें जो है सीमा नहीं दी हुई थी कि भैया कितनी बार वो निर्वाचित हो सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि असीमित रूप से कितनी भी बार जो है वो निर्वाचित हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वह कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं यदि उनको चुना जाता है तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं पद रिक्तता के बारे में। तो पद रिक्तता कैसे हो सकती है? तो भैया 5 साल का कार्यकाल यदि पूर्ण हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान तो भी पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका कह सकते हैं कि यदि त्याग पत्र दे देते हैं तो भी पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर बर्खास्त कर दिया जाता है, वही राज्यसभा में संकल्प ला करके और लोकसभा से पारित करा करके, तो बर्खास्त यदि कर दिया जाता है तब भी जो है आपका पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय है कि यदि सुप्रीम कोर्ट जो है इनको अयोग्य घोषित कर दे उपराष्ट्रपति को और निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे तब भी जो है पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि नया उपराष्ट्रपति जो है वह आएगा, मतलब कि पद यदि रिक्त होता है आपका तो नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा और नया उपराष्ट्रपति जब आता है तो वह अपना 5 साल की अवधि तक जो है मतलब कि अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मृत्यु होने पर या बर्खास्ती होने पर या फिर त्याग पत्र देने पर जो है आपका नए उपराष्ट्रपति का त्वरित चुनाव होना चाहिए, मतलब कि तुरंत ही चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है जैसे राष्ट्रपति में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उनकी जगह पर आते हैं, तो यहाँ पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मृत्यु के कारण या फिर किसी और कारण से आपका राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति जो है उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यदि दोनों का पद खाली हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यदि वो भी पद खाली होता है तो क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो शक्तियां एवं कार्य, इनके पास कुछ खास शक्ति नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति जो है मुख्य इनकी वह राज्यसभा के सभापति के रूप में है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही जो है सारा कार्य करते हैं। कोई भी विधेयक वगैरह आता है तो उसको
मतलब कि पारित करवाने के लिए लोग सदस्यों को देते हैं, वोटिंग वगैरह कराते हैं, ठीक है, और शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। जो आपके सदस्य हैं राज्यसभा के, उनका जो विशेष शक्ति है उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यही सब काम जो लोकसभा अध्यक्ष का होता है वो इनका भी है। आगे जब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से उनके कार्यों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि निर्णायक मत देने की शक्ति इनके पास होती है। जनरली ये मत नहीं देते हैं, लेकिन राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, अगर दोनों पक्ष और विपक्ष का मत जो है टाई हो जाता है, ठीक है, तब इनको निर्णायक मत देने का शक्ति होता है, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो यह जो है आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर यह जो है अधिकतम 6 महीने तक काम कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर यह 6 महीने ही काम कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है कि यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर किसी कारण से पद रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर यदि नियुक्त हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त हो गए, तो वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं होते हैं। जो पुराना राष्ट्रपति था उसका कार्यकाल जब तक बचा हुआ है तब तक वहां का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। मतलब यदि मान लिया कि भगवान न करे कि मृत्यु हो जाए, लेकिन यदि ट्रंप की मृत्यु हो जाती है 2 साल के कार्यकाल के बाद और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बढ़ा दिए जाते हैं, तब बाकी बचा जो कार्यकाल होगा ट्रंप का, उस शेष अवधि तक जो है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। या तो नया राष्ट्रपति जल्दी से जल्दी चुन लिया जाएगा और राष्ट्रपति के आते ही ये जो है अपना कार्य खत्म कर देंगे, ठीक है, या फिर अधिकतम 6 महीने तक जो है यह अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, थोड़ा समझा के मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये कार्य करते हैं, तब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। उस दौरान जो है राज्यसभा के सभापति का कार्य जो है राज्यसभा का उपसभापति करेंगे, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो भारत एवं अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तुलना, तो मतलब कि पद जो है वो तो अमेरिकी राष्ट्रपति के ही समान है, लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं जो कि मैंने बता भी दिया है आपको, कि मतलब कि भारतीय राष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 6 माह तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक आपका राष्ट्रपति बना रहता है। तो यह मेन अंतर है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि इनकी कुछ खास शक्तियां नहीं होती है। वहां पर जो है उपराष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसीलिए इनका जो पद होता है उसको कुछ लोग जो हैं वह हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं, मतलब कि बेकार का पद है, कोई खास काम इनके पास नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो परिलब्धियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। परिलब्धियां का मतलब होता है वेतन और भत्ते। तो आपका संविधान में जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति को वेतन देने का प्रावधान भी नहीं है संविधान में। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है, तो आप सीधा कह दीजिएगा कि भैया उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके वेतन का प्रावधान है, ठीक है, और यह जो है संसद के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो आपका 2008 तक जो है 40,000 रुपया वेतन मिलता था, लेकिन 2008 में इसको बढ़ा करके आपका 1,25,000 कर दिया गया था। वर्तमान में जो है आपका उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है, ठीक। और राष्ट्रपति का हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 लाख रुपए है, और उपराष्ट्रपति का जो है वो वर्तमान में 4 लाख रुपए वेतन है, ठीक है। इसके अलावा इनको जो है अनेक मतलब कि आपका दैनिक भत्ता मिलता है, ठीक है, सुसज्जित और निःशुल्क जो है आवास मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इनको फ़ोन वगैरह की सुविधा मिलती है, फ़ोन की सुविधा मिलती है, यात्रा की सुविधा मिलती है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी परिलब्धियां हैं, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, राज्यसभा के सभापति के तौर पर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जब ये काम करेंगे तो उपसभापति पद का वेतन या फिर भत्ता नहीं पाएंगे, बल्कि राष्ट्रपति पद के लिए जो भी वेतन और भत्ता है वो प्राप्त करेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो
अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, बाकी सब कुछ तो हम लोगों ने देख लिया है। अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद यदि रिक्त हो जाए तो अनुच्छेद 70 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि आगे क्या किया जाए उसका प्रावधान वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम, राष्ट्रपति ब्रैकेट में है कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के द्वारा यह तय किया गया था संसद के द्वारा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद यदि रिक्त हो जाए तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और एक बार ऐसा हुआ है कि आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, केवल यही दोनों उपराष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, कौन कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपके हामिद अंसारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए थे। तो वो कौन कौन है? आपके वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है, पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था। आगे देख लेते हैं आर वेंकटरमन, मतलब वीवी गिरी और आर वेंकटरमन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। वो एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो भैरव सिंह शेखावत जो थे उन्होंने त्याग पत्र दिया था अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही। क्यों दिया था? क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गए थे, इसलिए एकमात्र भैरव सिंह शेखावत ही हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती और हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा मतलब भैरव सिंह शेखावत, ये जो थे वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे लेकिन चुने नहीं जा सके थे। तो 4 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, नाम फिर से सुन लीजिए, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और भैरव सिंह शेखावत। ये वैसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए आपका राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था लेकिन वो नहीं जीत पाए थे, हार गए थे। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। पेंशन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति जो है क्या करेंगे? तत्काल इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र दे देंगे, और त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? तत्काल तुरंत जो है इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देंगे, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। द्वितीय जो आपके उपराष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। यही दोनों पूछा जा सकता है, तृतीय वगैरह नहीं पूछा जाता है। तो टोटल क्रम मैंने नहीं बताया है। यदि आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक हो तो आप किसी भी किताब में, जीके की किताब में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम जो हो गए आपके वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। द्वितीय जो उपराष्ट्रपति हो गए वो जाकिर हुसैन हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अभी जो वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू, जो कि पहले बीजेपी में थे। ठीक है, और यह वेंकैया नायडू जो है वह भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी संभव था वो सारा देखा, और मैंने राष्ट्रपति से तुलना करते हुए इसको पढ़ाया है क्योंकि दोनों में काफ़ी समानताएं आपने देखी होंगी कि समानताएं भी हैं और विविधताएं भी हैं। ठीक है, और बराबर जो है कन्फ्यूजन होते रहता है छात्रों को कि भैया राष्ट्रपति के पद में क्या होता है और उपराष्ट्रपति के पद में क्या होता है, क्योंकि बहुत महीन अंतर है दोनों में। निर्वाचन में देख लीजिए या फिर आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं होता है। तो इस प्रकार से बहुत महीन अंतर है जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐसा किया है।
तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, आप लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और दोस्तों को ज़रूर जोड़ते रहेंगे, ठीक है। और ये जाते जाते एक बात और कह दूं कि आपका BPSC 66 का बैच शुरू हो चुका है 1 अगस्त से। उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर्स भी दिए जा चुके हैं, जनवरी का भी करंट अफेयर्स दिया जा चुका है और अगस्त का जो वर्तमान करंट अफेयर जहां तक मैंने बनाया है वो भी दिया जा चुका है। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप लोग भी यदि जुड़ना चाहते हैं, BPSC की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी PCS की तैयारी करना चाहते हैं, तो GS तो सेम ही है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। मात्र 2500 रुपये फ़ी है, 9 माह की पूरी पढ़ाई होगी, ठीक है, जिसमें PT और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आपको दृष्टि का ओरिजिनल नोट्स दिया जाएगा, BPSC का स्पेशल जो BPSC के लिए आता है वो ओरिजिनल नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे वीडियोज़ तो हैं ही और मेरे भी कुछ नोट्स शामिल होंगे और करंट अफेयर्स शामिल होगा। इसके अलावा टेस्ट पेपर भी एक मैं दे चुका हूं, लोगों ने बनाया भी है, तो टेस्ट पेपर भी आपको बराबर दिए जाएंगे। हर सप्ताह में एक टेस्ट पेपर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं UPSC का, दृष्टि का UPSC का ओरिजिनल नोट्स लेना चाहते हैं या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल का भी नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और आपका BPSC का दृष्टि का नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9525360283 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ले सकते हैं। मामूली शुल्क है, 2000-2500 रुपये में आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपका दृष्टि के वेबसाइट से जाइएगा खरीदने तो 17,000-20,000 के आसपास का आता है, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहना था आप लोगों से। खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, नारी का आदर कीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर कीजिए, ठीक है, सम्मान कीजिए, क्योंकि वही हैं जो समाज को बनाते हैं, वही हैं जिन्होंने आज तक आपको पाला पोसा है। और प्रकृति की ज़रूर रक्षा कीजिए, जीव जंतुओं से मतलब कि आप दया का भाव रखिए जीव जंतुओं से। यदि कोई समस्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो ज़रूर आगे बढ़ कर के समाज की मदद कीजिए। बस यही अपील करूँगा। और लास्ट में जो मैं हमेशा कहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।